Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 11th of May 2020 Monday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. This analysis is suitable for these viewers and inspiration of the day is the first step towards success is taken when you refuse to be the captive of the environment in which you first find yourself. And in today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. 10% beneficial ownership cap likely for चाइना। गवर्नमेंट ने अपने एफडीआई नॉर्म्स को फिर से रिवाइज़ किया है और अब जैसा कि हमने पिछली बार देखा था जब गवर्नमेंट ने अपने एफडीआई नॉर्म्स रिवाइज़ किए थे जिसमें बेसिकली चाइना के से जो एफडीआई आ रहा था उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज से उनसे एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से कैंसिल करके गवर्नमेंट अप्रूवल रूप से कर दिया था। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ और गाइडलाइंस दी हैं और कुछ और सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं और इट इज़ वेरी लाइकली कि ये चेंजेस एक्सेप्ट हो जाएंगे। क्या चेंज है? सबसे जो इम्पॉर्टेंट चेंज प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने दोबारा से एफडीआई नॉर्म्स को रिवाइज करते हुए, दैट इज़ द कैप ऑफ 10% बेनिफिशियल ओनरशिप ऑन एफडीआई फॉलोइंग फ्रॉम द 7 बॉर्डरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना। पिछली बार क्या था, जितने भी हमारे 7 बॉर्डरिंग कंट्रीज थे उनसे अगर कोई भी एफडीआई आना था तो उसको ऑटोमेटिक रूट से कैंसिल कर दिया गया था। मतलब कोई भी एफडीआई अगर इन हमारे ऐसे कंट्रीज से आ रहा है जो कि इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं उनको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस क्लॉज में क्या है, इस क्लॉज में जो नया अभी नया क्लॉज है इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी ऐसा एफडीआई जो कि इन 7 बॉर्डरिंग कंट्रीज से आएगा उसमें रियल बेनिफिशियरी को पहचानना या रियल ओनरशिप को पहचानना बहुत ज़रूरी होगा। या एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो कि डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि हु इज़ द रियल और एक्चुअल ओनर ऑफ दैट कंपनी। और इसके लिए जो गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड मानी है वो थ्रेशोल्ड कितनी है, वो 10% थ्रेशोल्ड रखी गई है कि एनी इंडिविजुअल हु सो एवर होल्ड मोर देन 10% और 10% शेयर होल्डिंग इन दैट कंपनी हु इज़ actually investing in India is that individual will be considered as owner of the कंपनी और द बेनिफिशियर ओनर जिसको कि एफडीआई से फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट चाहती तो ये 10% के जो थ्रेशोल्ड है इसको और इंक्रीज़ करके रख सकती थी, बट गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये 10% ही लिमिट रखी है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स। According to these norms, companies must take necessary step to identify such owners if they don't reveal themselves. अगर कंपनी जो एफडीआई कर रही है इंडिया में इन 7 देशों से अगर वो खुद अपने ओनर को आइडेंटिफाई नहीं कर रही तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा अथॉरिटीज़ के लिए या ऐसी कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो कि जिससे मर्जर एक्विजिशन हो रहा है, जो है शेयर होल्डिंग्स खरीद रही है उसमें, या जिसका शेयर्स जिसके एसेट्स को बेचा जा रहा है, जो अपने एसेट्स को बेच रही है इन चाइनीज़ फर्म्स को या किसी अदर जो इन 7 कंट्री से जो कंपनी आ रही है उनको, तो उसको उस पर ये लायबिलिटी आई कि वो आइडेंटिफाई करे कि हु इज़ द एक्चुअल ओनर ऑफ दैट कंपनी। एसबीओज अंडर दिस डेफिनेशन आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू मेक इलैबोरेशन डिक्लेरेशंस रिगार्डिंग देयर ओनरशिप, शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। और जितने भी ओनर हैं उनको ये मैंडेटरी है कि वो डिक्लेयर करें कि उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है और शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर कैसा है। दिस हेल्प्स द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द बेनामी ट्रांजैक्शंस एंड प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़। इससे क्या होगा, इससे एक तो जो एफडीआई आ रहा है चाइना से अदर नेबरिंग कंट्री से और ऐसी कंपनी जो कि बेसिकली चाइनीज़ के लिए ही टारगेट है, ऐसी चाइनीज़ कंपनी जो कि अपॉर्चुनिस्टिक मर्जर एक्विजिशंस कर रही हैं, अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग कर रही हैं, स्टिक में अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इन इंडिया बिकॉज ऑफ द कोविड-19, उन पर थोड़ा सा रोक लगेगी। और जो बेनामी ट्रांजैक्शन या मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ हैं वो भी कम होंगी। मतलब ऐसे जो एक्चुअल ओनर जो पीछे छुप करके किसी और के नाम से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और ओनर एक्चुअली उस कंपनी का कोई और होता है और बेनिफिट किसी और को मिल रहा होता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ से को भी कम होगी, उनसे भी प्रिवेंशन होगा। द गवर्नमेंट वांट्स टू कीप द लोवेस्ट थ्रेशोल्ड पॉसिबल। गवर्नमेंट ने जानबूझ के इंटेंशनली जो ये 10% का थ्रेशोल्ड लोवेस्ट रखा है, चाहते तो गवर्नमेंट 15%, 20% या 50% तक का भी कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको जानबूझ के 10% रखा है ताकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनफ्लो है चाइना से, जो इंडिया में जो ऑलरेडी कंपनीज इन्वेस्ट कर चुकी हैं इंडिया में, उन पर कोई अनड्यू प्रेशर ना आए या उनमें कोई निगेटिव सेंटिमेंट्स
ना जनरेट हो ताकि वो इंडिया से बाहर ना जाए, इंडिया को छोड़ करके ना जाए। अ कॉम्प्रिहेंसिव नोटिफिकेशन ऑन दिस इज एक्सपेक्टेड सून। हालांकि इस पर बहुत सारे ऐसे जो लॉयर्स हैं, कंपनी के लॉयर्स हैं, कंपनीज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे आर आस्किंग गवर्नमेंट फॉर सर्टन क्लैरिफिकेशंस। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव नोटिफिकेशन है एफडीआई रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के, ये गवर्नमेंट जल्दी ही रिलीज करेगा। द मूव विल हेल्प द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम द हॉस्टाइल टेक ओवर बाई द अपॉर्चुनिस्टिक फर्म्स। जैसा कि हम डिस्कस किया, जैसे कि जो अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर है हमारी डोमेस्टिक फर्म्स का, उनको हेल्प मिलेगी, हमारा डोमेस्टिक बिजनेस जो होगा वो प्रोटेक्ट रहेगा इस कोविड-19 और पेंडेमिक की सिचुएशन में, जिसकी वजह से हम जो इस समय अपने बहुत ज़्यादा लोवेस्ट वैल्यूएशन की स्टेज पर है। एट द सेम टाइम इट विल प्रोवाइड सम क्लैरिटी अराउंड हाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स शुड इंटरप्रेट द न्यू एफडीआई रूल्स अनाउंस्ड इन अप्रैल। जो अप्रैल में जो चेंज हुआ था एफडीआई रूल, उसको लेकर भी इन्वेस्टर्स के माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस आएंगे, क्योंकि वो रूल बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड नहीं थे, बहुत सारे इसमें जो डाउट्स थे वो स्टिल परसिस्टिंग। तो गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट विल टेक अप ऑल दीज इशूज़ एंड केम अप विद अ comprehensive notification so that the investors can actually take the informed decision. Sources says that after the announcement, several stakeholders, lawyers and custodian approaches the government for seeking clarity. क्लैरिटी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे बहुत ज़्यादा अभी अगर आप बहुत सारे इश्यूज़ देखें कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि अदर कंट्रीज़ के थ्रू आ रहे हैं उनका क्या है, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि अगर हमारी कोई इंडियन कंपनी जो किसी नेपाल में, हमारी इन 7 बॉर्डरिंग नेशंस में ऑलरेडी काम कर रही, उसमें अगर कोई चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट होता है या किसी और कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता तो उसको कैसे गवर्नमेंट टैकल करेगी। तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो 10% का क्लॉज जो गवर्नमेंट ने लगाया है, ऑटोमेटिक रूट को जो गवर्नमेंट ने सस्पेंड करके जो गवर्नमेंट अप्रूवल का रूट है, ये सारी चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव नोटिफिकेशन लाएगी। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इज इन फेवर ऑफ अडॉप्टिंग द एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक डेफिनेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप विच पेग्स इट एट 10% ऑफ द कंपनी। DPIIT ने कहा है कि 10% का जो गवर्नमेंट ने लगाया है बेसिकली कैप, दैट इज़ सफिशेंट, कि ऐसा इंडिविजुअल उसको ओनर माना जाएगा कंपनी का जिसका कंपनी में 10% या 10 उससे ज़्यादा का कंपनी में शेयर होगा। ऑल दोज इंडिविजुअल विल बी कंसीडर्ड एज द एक्चुअल बेनिफिशरी और द ओरिजिनल बेनिफिशरी ऑफ दैट कंपनी। तो ये डिसाइड करने के लिए कि ये जो एफडीआई आ रहा है ये चाइना का एफडीआई है या अमेरिका का एफडीआई है, ये एक्चुअली डिसाइड करने के लिए इस कैप को यूज़ किया जाएगा। अगर ऐसी कंपनी कोई अमेरिका से इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में, क्योंकि वो अमेरिका तो बॉर्डरिंग नेशन है नहीं ना इंडिया का, तो अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो ये ज़रूर चेक किया जाएगा क्या उस कंपनी में किसी चाइनीज़ कंपनी का या किसी चाइनीज़ इन्वेस्टर का 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। अगर है 10% से ज़्यादा तो दैट इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रीटेड एज द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 7 बॉर्डरिंग नेशन और उसको गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू ही आना होगा। तो इसके लिए चाइना ने फिर से अपोज किया है। चाइना ने कहा है कि जो इंडिया के जो इस तरह के एफडीआई के नॉर्म्स आ रहे हैं, इन नॉर्म्स से ये नॉर्म्स WTO के अकॉर्डिंग नहीं है और इनको लेकर के जो चाइना है वो WTO जाएगा। सोर्सेज स्ट्रेस दैट कवरेज एरिया फॉर द न्यू डेफिनेशन विल बी ग्लोबल, कवरिंग इनफ्लोज फ्रॉम ऑल द नेशंस। ऐसा, और ये जो 10% का जो कैप लगाया गया है ओनरशिप, बेनिफिशियल ओनरशिप वाला, ये हर कंट्री से जो एफडीआई आएगा उस पर एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर चाहे वो इन 7 जो बॉर्डरिंग नेशंस हैं उन पे जो ऑटोमेटिक वाला जो रूट सस्पेंड किया गया है उसको कर्व करने के लिए ये कैप लगाया गया और ये सारे जितने भी कंट्रीज चाहें, जिस भी कॉन्टिनेंट से इंडिया के पास एफडीआई आएगा उस सब पर ही एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक कंट्री पर ही एप्लीकेबल हो। A discussion with DPI is going on and they will come up with the advanced notification. Nodal ministry and other related department pushed up to adopting existing beneficial ownership definition under Companies Act. Government feel adopting this for FDI will keep focus on increasing accountability. Official data shows historical investment from China were $2.3 billion as of December 2019. दिसंबर तक जो चाइना से जो इन्वेस्टमेंट था जो चाइना से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा था FDI वो था $2.3 बिलियन। हालांकि इसके बाद जो मेजॉरिटी जो रूट जो चाइनीज़ फर्म्स फॉलो कर रही थी
कंपनीज जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स फॉलो कर रहे थे वो सिंगापुर से। इट मीन्स पहले वो सिंगापुर में इन्वेस्ट करेंगे, सिंगापुर में कोई कंपनी करेंगे और वो कंपनी इनडायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट करेगी या डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। तो चाइनीज़ जो है वो डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट ना करके वाया थर्ड कंपनी कर रहे थे, और उसी थर्ड कंपनी के रूट को रोकने के लिए या इनडायरेक्ट रूट को रोकने के लिए ये 10% ओनरशिप का कैप लगाया गया है। हालांकि इससे बहुत सारे जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं इन्वेस्टर्स में डेवलप हो रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं इस तरह के एफडीआई रेगुलेशंस को टाइट करना इंडिया के लिए अभी फ़िलहाल के लिए सही नहीं है, क्योंकि इंडिया अभी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, और अगर इस तरह के एफडीआई रूल्स और रेगुलेशंस आएंगे तो जो इन्फ्लो आना है एफडीआई का वो बहुत कम हो जाएगा। तो देखते हैं इसका आगे क्या इम्पैक्ट होगा, तो फ्यूचर में पता चलेगा। अभी के लिए देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1, पैसेंजर ट्रेन्स टू बी बैक ऑन ट्रैक फ्रॉम टुमारो। कल से रेलवे मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि दैट दे आर गोइंग टू ऑपरेट फुली एयर कंडीशनल पैसेंजर ट्रेन्स फ्रॉम टुमारो। इनिशियल लेवल पे 15 ट्रेन चलाई जाएंगी, और इस जो कि बाद में धीमे धीमे जो है इंडियन रेलवे जिसको इंक्रीज़ करेगा। 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी जो कि फुली एयर कंडीशनर होंगी, और जो बुकिंग होगी वो ऑनलाइन बुकिंग होगी, जो स्टार्ट होगी 4 PM ऑन मंडे से जो पैसेंजर्स हैं वो ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इंडियन रेलवे प्लान्स टू ग्रेजुअली रीस्टार्ट पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशंस फ्रॉम May 12 टू विद 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन। 30 ट्रेन चलाएंगे, फिर धीमे धीमे ट्रेन के नंबर बढ़ते जाएंगे। तो हम जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो लॉकडाउन 3.0 है इट इज़ गोइंग टू बी द ओपनिंग ऑफ द री ओपनिंग ऑफ 1.0। तो इंडियन रेलवे ने भी अपनी पैसेंजर ट्रेन को ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। जो स्पेशल ट्रेन है बेसिकली ये न्यू दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, रांची, सब जगहों पर चलेंगी। बेसिक जो मेन सिटीज़ हैं उनको कवर किया जाएगा। ऑनलाइन टिकट से केवल अलाउ है, ओनली पैसेंजर विद वैलिड कंफर्म टिकट्स विल बी अलाउड टू एंटर। वेटिंग लिस्ट के लिए की कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं होगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पैसेंजर्स टू वेयर फेस कवरिंग एंड अंडरगो हेल्थ स्क्रीनिंग। हेल्थ स्क्रीनिंग प्रॉपर होगी, जो थर्मल हेल्थ स्क्रीनिंग होती है वो होगी। फेस मास्क लगाकर चलना पड़ेगा। ओनली द पैसेंजर शोइंग नो साइन ऑफ कोविड विल बी अलाउड टू बोर्ड विद द स्पेशल ट्रेन्स। फेयर विल बी इक्विवेलेंट टू द राजधानी ट्रेन्स। जो हमारी राजधानी जो स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं जिनमें फेयर सबसे हाई होता है, डायनामिक फेयर्स होते हैं, वैसे प्राइस चलेंगे। और ये स्टेज वाइज मैनर में गवर्नमेंट जो है वो ओपन करने जा रही है। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ था 167 सालों में कि 1 महीने 15 दिन के लिए इंडियन रेलवे बंद रही, और उसके बाद और ज़ीरो टिकटिंग रही है, ज़ीरो रिवेन्यू रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ग्रेजुअल जो है वो एग्जम्पशन दिया जा रहा है, ग्रेजुअली ओपन अप किया जा रहा है इंडियन रेलवे को। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स टू रश रीबूट business. Webinars and video conferences may have replaced the glitchy launch events for the most electronic majors, albeit temporary, but the significance of their physical presence in the retail space remains crucial as ever. जैसा कि हम सभी जानते हैं लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स थी वो बंद थी, लेकिन जो आईटी सेक्टर है उसको वो बंद नहीं था, और वीडियो और इवन द यूज़ ऑफ आईटी इनेबल्ड टेक्नोलॉजी और आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ थे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जिसमें उनको वेबिनार्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस इन सब तरह की टेक्नोलॉजीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स हैं वो टॉप स्मार्टफोन फर्म्स जैसे कि Xiaomi, Vivo, Oppo टू लीडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मेकर Samsung, LG, जंप स्टार्ट रिटेल नेटवर्क इज़ द फर्स्ट बॉक्स टू बी किक्ड ऑन द चेकलिस्ट। और वो अब ये तैयारी कर रही हैं, प्रिपेयर कर रही हैं कि जैसे ही लॉकडाउन ओपन, क्योंकि अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि लॉकडाउन जो है वो गवर्नमेंट धीरे धीरे रिलैक्स करने वाली है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स हैं वो रश कर रहे हैं अपने बिज़नेस को दोबारा से रीबूट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारी जो स्पेशली सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं वो अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ऐसे इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मोबाइल फ़ोन्स या ऐसे मोबाइल रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो डिमांड सडनली बूस्ट करेगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो जितने भी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स हैं ये रिटेल सेक्टर के साथ भी काम कर रहे हैं, और ई कॉमर्स कंपनीज़ के साथ भी डिलीवरी को रिज्यूम करने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्पाइट ई कॉमर्स डिलीवरी रिज्यूम इन ऑल ग्रीन एंड ऑरेंज जोन इन द कंट्री, लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मेकर्स आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न टू रीचार्ज ऑन ऑफलाइन ट्रेड्स। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ हैं वो ई कॉमर्स के मीडियम को तो यूज़ कर ही रही हैं, और रिटेलर जो उनके फिजिकल
स्टोर्स हैं उसको भी उनको भी वो ओपन करने के लिए और उनसे भी कंटिन्यूसली डिस्कशन में है, ताकि जब जैसे भी लॉकडाउन से उनको रिलैक्सेशन मिलेगा तो सडनली वो अपना जो बिजनेस है वो रीबूट कर सकें, स्टार्ट कर सकें, उस ड्यूरेशन में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। द कंट्रीज लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक फर्म सैमसंग इंडिया हैज़ affected a comprehensive plan activating physical stores in integration with online and digital platform to resume the business in ऑल जोन्स। तो अब ये बेसिकली ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जो सब में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फिजिकल रिटेल स्टोर्स को, ई कॉमर्स कंपनीज को कंटिन्यूसली डिस्कशन में लिया जा रहा है और एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है जिससे कि लॉकडाउन के ख़त्म होते ही कंपनीज दोबारा से और ईजिली रिवाइव कर पाएँ, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो इस समय कंपनीज क्या कर रही, ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रही। ओमनी चैनल मतलब दे आर सर्चिंग ईच एंड एवरी पॉसिबल मोड फॉर रीचिंग देयर कस्टमर, हर मोड से, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, हर अपने ओमनी चैनल मतलब ओमनी मतलब सब कुछ, तो सारे चैनल्स को वो यूज़ कर रहे हैं डिलीवरी के लिए ताकि कस्टमर तक पहुंचा जा सके और वापस से अपना बिजनेस रिज्यूम किया जा सके। तो दीज आर सर्टन एक्चुअली हेडलाइंस, तो आप इसको देख सकते हैं या की पॉइंट्स हैं जिसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 4। नो कट्स इन स्पेंड ऑन फ्लैगशिप स्कीम बट सेंटर वोंट शेयर द स्टेट बर्डन। सेंटर ने बहुत क्लियरली बोला है कि जो स्टेट्स हैं उनका जो शेयर है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में उसको सेंटर खरीदेगा, उसको सेंटर एक्चुअली बेयर नहीं करेगा। अब यहाँ पर पहले इस न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सेंटर स्पॉन्सर्ड और सेंटर सेक्टर स्कीम होती क्या। एक्चुअली जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं इंडिया में उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 तरह की स्कीम्स को हम बोल सकते हैं कि 3 तरह की स्कीम होती है। हमको सबको पता है कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री जहाँ पर एक यूनियन गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो पूरे कंट्री में बहुत तरह की स्कीम्स चलती हैं, तो उन स्कीम्स को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। 3 कौन से? सबसे पहली होती है सेंटर सेक्टर स्कीम। सेंटर सेक्टर स्कीम ऐसी स्कीम जो कि सेंटर गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम होती है और उसका पूरा जो खर्चा होता है, पूरा खर्चा यानी एक्सपेंडिचर जो है वो सेंटर गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बेयर करती है और वो ही उसको प्लान भी करती है, वो ही उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। सेंटर और दूसरी होती है फिर सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? इसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके इस स्कीम को एग्जीक्यूट करती हैं, मिल करके इस स्कीम को एग्जीक्यूट करती हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर स्कीम में 100 रुपये का खर्चा आ रहा है, कोई स्कीम ऐसी है जिसमें 100 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो 70% हो सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर दे या यूनियन गवर्नमेंट पे कर दे और 30% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करे। हो सकता है 50% सेंटर पे करे, 50% स्टेट गवर्नमेंट पे। हो सकता है कि 90% जो है वो सेंटर पे करे, 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करे। तो इस तरह के कई रेशियो होते हैं, 70-30, 50-50, 70 90-10, 75-25, इस तरह कई सारे रेशियो होता है। ये डिपेंड करता है कौन सा स्टेट, हर स्टेट के लिए अलग अलग तरह का प्रोविजन है। तो और एक होती है सेंटर स्टेट स्पेसिफिक स्कीम। स्टेट स्पेसिफिक स्कीम अपनी हर स्टेट की अपनी स्कीम होती है, उसको पूरा जो उसका जो एक्सपेंडिचर होता है, इम्प्लीमेंटेशन, वो खुद की स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स होती है। तो 3 तरह की स्कीम्स हो गई, सेंटर सेक्टर स्कीम, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम और स्टेट स्पेसिफिक स्कीम। सेंटर सेक्टर स्कीम 100% जो कॉस्ट होती है वो सेंटर बेयर करता है। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो शेयरिंग करते हैं, मेजर जो पोर्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम या स्टेट स्पेसिफिक स्कीम जिसका पूरा का पूरा खर्चा पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट उठाती है, वो स्टेट की अपनी स्कीम होती है। तो गवर्नमेंट ने ये जो न्यूज़ है ये किसके बारे में? ये न्यूज़ है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है कि चाहे स्टेट्स अपने खुद के खर्चे कम कर लें, खुद के डेवलपमेंट शेयर को कम कर लें चाहे तो, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द रेवेन्यू, बट सेंटर विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एनी फ्लैगशिप स्कीम। जो सेंटर है वो स्टेट से खर्चे को बेयर नहीं करेगा, जो स्टेट का पोर्शन है सेंटर उसको नहीं देगा। ऑन द अदर हैंड सेंटर जो अपनी खुद की स्कीम्स हैं उनमें भी किसी भी तरह की कटौती नहीं करेगा। तो सेंटर ने ये दोनों चीज़ें इंश्योर कर दी हैं कि सेंटर मतलब यूनियन गवर्नमेंट को पता है कि इस समय स्टेट्स का जो रेवेन्यू है वो फॉल कर रहा है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन, और उस रिवेन्यू फॉल करने की वजह से जो स्टेट्स हैं दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली गिव देयर शेयर इनटू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स।
तो जो स्टेट्स हैं वो चाहें तो अपना जो पोर्शन है वो ना पे करें या कम पे करें, या अपने खर्च डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको कम कर सकते हैं, बट सेंटर इज़ नॉट गोइंग टू टेक देयर शेयर्स। सेंटर जो है वो उनके बदले उस खर्चे को नहीं देगा। ऑन द अदर हैंड सेंटर जो है वो अपनी खुद की जो स्कीम्स जो चल रही हैं, सेंटर सेक्टर स्कीम जो फ्लैगशिप स्कीम गवर्नमेंट की चल रही हैं, उन पर भी एक्सपेंडिचर को कम नहीं करेगा। दिस कम्स एज अ फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ टोल्ड सेंट्रल डिपार्टमेंट दैट दे शुड बी केयरफुल इन रिलीजिंग फंड्स एंड शुड चेक इफ द स्टेट्स हैव द कैपेसिटी टू स्पेंड द मनी ऑलरेडी रिलीज्ड। ये इसलिए भी बोला गया है क्योंकि कल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को बोला है कि किसी भी स्कीम में जो फंड को रिलीज़ करने से पहले आप ये चेक करें कि जो ऑलरेडी रिलीज फंड है क्या सेंटर ने उसको या स्टेट गवर्नमेंट ने उसको उसी जगह यूज़ किया है जहां उसको यूज़ करने के लिए दिया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने डिपार्टमेंट को बोला है कि आप किसी भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में फ़ंड को रिलीज़ करने से पहले ये इंश्योर कर लें कि जो स्टेट गवर्नमेंट को पहले फ़ंड दिया गया था उस फंड का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है, या उसी जगह हुआ है जहां आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया गया था। देयर विल बी नो कट ऑन द आउटले ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम, द स्टेट्स हैव टू मेक देयर ओन डिसीजन। हालांकि इस चीज़ की बात से स्टेट्स गवर्नमेंट जो थी वो बहुत उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट्स आ गया, उन कॉशियस हो गए कि ऐसा तो नहीं कि सेंटर जो है वो अपने जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, अपनी जो सेंटर स्कीम है उनको भी बंद करेगा, उसमें कटौती करने वाला। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए सेंटर ने कहा है कि सेंटर इज़ नॉट गोइंग टू कट द their share into the सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, दोनों में सेंटर अपना शेयर अपना जो खर्चा है वो कम करेगा नहीं। इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दे ऑल्सो हैव टू शेयर द बर्डन ऑफ एक्सपेंडिचर। इफ दे डोंट स्पेंड देन द पोर्शन विल रिमेन अनफंडेड। वी आर नॉट मेकिंग एनी बजट कट्स फ्रॉम आवर एंड। बहुत गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया। अर्लियर दिस मंथ महाराष्ट्र विच हैज़ बीन द वर्स्ट हिट बाय द कोविड-19 पैंडेमिक स्लैश्ड एक्सपेंडिचर फॉर इट्स डेवलपमेंट स्कीम नियरली बाय 70% एंड फ्लोज ऑल न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया, जो महाराष्ट्र इस समय सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, जिसने अपने 70% अपने डेवलपमेंटल जो स्कीम्स थी उसको कम करके और अपने जो नए कैपिटल का जो एक्सपेंडिचर था, जो नए इन्वेस्टमेंट होने थे उनको सबको रोक दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेट्स को परमिशन दे दी कि वो अपने बिहाफ पर अपने खुद के डिसीजन पर अपने एक्सपेंडिचर को कम कर सकती हैं, बट सेंटर उसमें कहीं भी कोई भी ऐसा इंटरफेरेंस नहीं करेगा। Officials from other states admit that the coffers are running dry and the development expenditure on their own flagship schemes could take a hit. In centrally sponsored scheme, both center and the state have the financial participation. A stipulated part of the funding is provided by the state in terms of percentage कॉन्ट्रीब्यूशन। परसेंटेज होता है जैसा कि मैं पहले बता चुकी, 50-50 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 90-10 होता है। ये डिपेंड करता है कौन सी स्कीम है और किस स्टेट के लिए लाई गई है। द सेंटर ट्रांसफर मनी टू द स्टेट दैट आर चार्ज विद इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। सेंटर जो अपना स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके लिए पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देता है और वो स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है। सेंटर सेक्टर स्कीम अपना सेंटर इम्प्लीमेंट करता है, बट जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसके लिए सेंटर सिर्फ पैसा रिलीज करता है। एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। This contrast with central sector schemes which are completely funded and implemented by New Delhi. इसी तरह पीएम किसान इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। पीएम किसान जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसका जो सारा खर्चा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पे करती है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, तो इसी तरह कि आप मुझे कुछ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम का भी नाम बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो उसकी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है और जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों फाइनेंशियली पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम बात करें कुछ सेंटर की फ्लैगशिप स्कीम्स की, तो ये है नरेगा हो गया, नेशनल एजुकेशन मिशन हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह की स्कीम्स हैं और इतना गवर्नमेंट इस पर बजट में एक्सपेंडिचर करती है, इससे आउटले। तो सेंटर के पास भी खुद भी बहुत ज़्यादा बर्डन है और इस समय सेंटर किसी भी मूड में नहीं है कि वो स्टेट के पोर्शन को भी बेयर करे। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 6। बॉन्ड यील्ड लाइकली टू राइज 20 BPS। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपनी बोरोइंग लिमिट्स को बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है?
12 ट्रिलियन तक कर दिया है। जो पहले कितना था 7.18 ट्रिलियन डिसाइड किया गया था बजट में, जिसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 12 ट्रिलियन तक कर दिया है। गवर्नमेंट ये कह रही है क्योंकि उस गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी कोविड-19 में जो पैंडमिक है उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल स्कीम्स पर खर्चा करने के लिए, जिसके के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बोरो करना पड़े। क्यों? क्योंकि रिवेन्यू भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो बोरोइंग्स की वजह से गवर्नमेंट ने क्या करेगी, गवर्नमेंट अब अपने बॉन्ड्स इशू करेगी, बॉन्ड इशू करेगी। और आरबीआई को ओपन मार्केट ऑपरेशन करने के लिए भी, ये न्यूज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी, कि आरबीआई को भी ओपन मार्केट ऑपरेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने फ्री हैंड दिया था कि आरबीआई अपने अकॉर्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर सकती है। और गवर्नमेंट जो 12 ट्रिलियन है इसको लेने के लिए बॉन्ड इशू करेगी। इंसिडेंटली अर्लियर ऑन द सेम डे 10-year बॉन्ड यील्ड हैड फॉलन बिलो 6%। और जिस दिन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि वो 12 ट्रिलियन की लिमिट करने जा रही है अपने बोरोइंग्स की, उसी दिन जो बॉन्ड की, जो 10 years बॉन्ड मतलब लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स होते हैं, उनकी जो यील्ड थी वो 6% फॉल कर गई। ऐसा कि फरवरी 2009 से पहली बार हुआ था। गवर्नमेंट हैड ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यू 10-year पेपर्स विद कट ऑफ 5.79%। गवर्नमेंट जो नया बॉन्ड इशू करेगी वो किया है गवर्नमेंट ने, वो बेसिकली 5.79% पर होगा और 10 साल का बॉन्ड होगा। द 12 ट्रिलियन बोरोज वॉज अबव एनीथिंग दैट the market expected, according to the Harihar Krishnamurthy, head of the treasury of the First Rand Bank. This will in likely push the yield on the new 10-year papers to just about 6% or more. और इसकी वजह से जो 10 साल के कमर्शियल पेपर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू हो रही हैं, उसका जो बेसिक इंटरेस्ट रेट या कट ऑफ रेट होगा वो होगा से 6 से ऊपर। एक्चुअली यहाँ पर क्या बेसिक जो मैकेनिज्म है वो प्ले हो रहा है। गवर्नमेंट जैसे भी बॉन्ड इशू करेगी तो बैंकिंग सेक्टर जो हमारा है, जिसके पास इस समय एक्सेस लिक्विडिटी है, हम सबको पता है बैंकिंग के पास जो है वो इस समय एक्सेस लिक्विडिटी है, तो बैंक्स इमीडिएटली रश्ड अप करेंगे उस बॉन्ड्स को खरीदने के लिए। बैंक इमीडिएटली रश्ड अप करेंगे उस बॉन्ड को खरीदने के लिए, तो जो लिक्विडिटी है बैंक्स में वो भी कम होगी और डिमांड जो सडनली बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इट वॉज एक्सपेक्टेड कि जो 10% के जो हमारे जी सिक्योरिटीज़ हैं उनकी यील्ड भी बढ़े। द गवर्नमेंट प्लान्स टू बोरो 30,000 करोड़ एवरी वीक। 30,000 करोड़ हर हफ्ते बोरो करेगी, जो कि पहले कितना था 20,000 करोड़ की लिमिट थी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बट द बैंकिंग लिक्विडिटी सरप्लस विल गो गेट कर्टेल ड्यू टू द हैवी बोरोइंग। रिस्क एवर्स बैंक कैन डिप्लॉय देयर 8 ट्रिलियन प्लस सरप्लस लिक्विडिटी इन बाइंग दीज बॉन्ड्स। ये बॉन्ड जो हैं, जो 8 ट्रिलियन जो कमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई के पास पार्क किया था, वो 8 ट्रिलियन अब कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट की जी सिक्योरिटीज़ को खरीदने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ेंगे। बट द शॉर्ट टर्म रेट्स टू विल गेट पुश्ड अप एंड द यील्ड कर्व विल स्टीपन। ऐसा कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म के जो रेट्स हैं वो पुश्ड अप करेंगे और जो यील्ड है वो स्टीप करेगी। विद द इंडिकेटर ऑफ स्लिपेज इन द फाइनेंशियल डेफिसिट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एज द एक्सिस बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट स्वागता भट्टाचार्य एक्सप्रेस सरप्राइज एट द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रपोज्ड यूज ऑफ मार्केट बोरोइंग्स टू द फाइनेंस ऑफ द फिजिकल गैप। तो ऐसा अभी कहा जा रहा है कि बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ेगी। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो डेफिनेटली बॉन्ड में जो है वो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, उसको ज़्यादा उसकी परचेजिंग बढ़ेगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 गिवन ऑन पेज नंबर 7। सेंटर सेटअप 6-member पैनल टू रिव्यू प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। Just a day after top Ministry of Defense official warned the sharp cuts, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has set up a 6-member expert committee to review the existing production sharing contract PCS owing to the falling on the crude oil prices. सेंट्रल ने एक 6-member पैनल बेसिकली गठित किया है, बनाया है, जिसमें वो रिव्यू करेगा प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट था गवर्नमेंट का, जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनके साथ में, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो फॉल कर रहे हैं। क्योंकि पहले किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को हेल्प, एक स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट जो प्राइवेट प्लेयर्स को
बोलता था कि दे गो फॉर एक्सप्लोरेशन, वो एक्सप्लोरेशन करने के लिए जाएं और एक्सप्लोर करें, और गवर्नमेंट उसमें कुछ प्रोडक्शन में शेयरिंग करके, कुछ प्रॉफिट शेयरिंग करके वो प्रोडक्शन करता था, गवर्नमेंट में कुछ अपना प्रॉफिट शेयर करते थे गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर के बीच में। तो उस हेल्प स्कीम को रिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि जो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। क्यों इस समय रिव्यू करने की ज़रूरत है? क्योंकि जो क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, और जब उस प्राइजेस गिर गए हैं तो गवर्नमेंट को ये बहुत मैंडेटरी हो जाता है कि वो अट्रैक्ट करे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल गैसेस, ऑयल और गैस के प्रोडक्शन के लिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे। द कमिटी स्कोप इंक्लूड सजेस्टिंग methodology for increased production and activities and changes required in the existing policies. The panel has a member from ONGC, Oil India, and other basically प्राइवेट कंपनी से जो मेंबर्स हैं वो इंक्लूड हैं इस 6 मेंबर पैनल में, इन ऑर्डर टू रिव्यू द प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7, रावत डिफेंस लोअर स्पेंडिंग सेज मिलिट्री प्लेस लिमिटेड रोल। जो हमारे इसमें स्पेशली जो चीफ डिफेंस स्टाफ हैं, कौन है इसमें? जनरल विपिन रावत। चीफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे हैं वो जनरल विपिन रावत हैं, याद रखिए, कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उन्होंने कहा है बेसिकली, जो रिपोर्ट आई थी, अभी रिपोर्ट कहाँ से आई थी आप मुझे बताएंगे, कि इंडिया के एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट आई थी, मिलिट्री एक्सपेंडिचर की वर्ल्ड पे, और बोला था इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना। तो वो रिपोर्ट कौन सी थी आप मुझे बताएंगे। तो उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे सीडीएस साहब ने ये कहा है कि इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाय ग्लोबल फोर्सेस। ऐसा जो कि इंडिया का एक्सपेंडिचर, इंडिया नेवर वांट्स टू बी द मिलिट्री वेपन्स ऑफ इम्पोर्ट कंट्री, की भाई बहुत बड़ा इम्पोर्ट कंट्री जो बहुत वेपनाइज्ड कर रहा है अपने को, इंडिया का ऐसा पर्पस नहीं है। तो उसी से बाद की न्यूज़ में भी हमने डिस्कस किया था कि जो इंडिया का जो मेजर एक्सपेंडिचर है मिलिट्री में, वो हमारी पर्सनल कॉस्ट और पेंशन में जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते जो विपिन रावत उन्होंने भी इसी सेम लाइन में कहा है कि इंडिया इज़ नॉट द वेपनाइज्ड नेशन। इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको अपने वेपनाइज करने का उसका कोई पर्पस नहीं है, जस्ट लाइक अदर ग्लोबल लीडर, जो अदर, उसने चाइना को डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व इंडिकेट किया, बट यही क्या, जैसे हमारे जो अदर ग्लोबल कंट्रीज़ हैं जो कि फोर्सफुली अपना मिलिट्री डोमिनेंस बढ़ा रहे हैं अदर कंट्री में, इंडिया का ऐसा कोई भी मोटो नहीं है। इंडिया, ना ही इंडिया अपने आप को एज अ वेपन कंट्री पोर्ट्रेट करना चाहता है। इंडिया का जो बेसिक एक्सपेंडिचर है वो हमारे पर्सनल कॉस्ट में जाता है, हमारे मिलिट्री के जो अदर खर्चे हैं, ऑपरेशनल खर्चे, उनमें आता है, और हमारे खुद के इम्पोर्ट, जो हमारे जो नेसेसरी इम्पोर्ट्स हैं उनमें जाता है। जो इन्फॉर्मेशन है, जो बजट एलोकेशन है, वो मिस रिप्रेजेंट किया गया है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा, जस्ट अ डे आफ्टर अ टॉप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिशियल वार्नड अ शार्प कट्स इन द डिफेंस एलोकेशन फॉर 2021। और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि जो इंडिया में कंटिन्यूसली जो बजट में जो एक्सपेंडिचर में जो बेसिकली डिक्रीज़ कर रहे हैं आप जो एलोकेशन में, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। और ये इसलिए भी है क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस रिप्रेजेंट करी जा रही है कि इंडिया जो है अपने मिलिट्री बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है, इसलिए इंडिया को ज़रूरत है अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए। और इसी चीज़ की वजह से जो इस बार जो हमारा जो बजट आया था उसमें इंडिया में को जो इनके डिफेंस एलोकेशन को रिड्यूस कर दिया गया था, जिस पर जो विपिन रावत थे उन्होंने शार्प होते हैं disagreement show किया है। Backing the government cuts on defense expenditure, Rawat said in Delhi on Saturday that military planners should stop pretending that India's military was playing a global role। हमें ऐसा pretend नहीं करना चाहिए कि हम जा रहे हैं global role play करने और हम dominant country हैं, militarily dominant करने जा रहे हैं other countries को। इंडिया का सिर्फ इतना ही पर्पस है that we want to secure our borders, हम अपने border को secure करना चाहते हैं, and we want the dominant position in Indian ocean region। That is very obvious। We do not want to be the global leader, and we are not going to play a global role by using our military to dominate the world। So we should not go in for larger amount of import by misrepresenting our operational requirement। इस बात के लिए जो विपिन रावत हैं उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को ऐसा या जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत है अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा एलोकेशंस की ज़रूरत है। इंडिया के पास ऐसी मिलिट्री है, इंडिया ऐसी मिलिट्री चाहता है जो कि उसके बॉर्डर को सिक्योर कर सके और इंडियन ओशन रीजन में जिसकी डोमिनेंस पोजीशन रहे, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन का हमारा जो मैक्सिमम जो बॉर्डर लाइन है वो हमारी ओशन रीजन से ही टच करती है, ठीक है। तो उसको सिक्योर करना भी इंडिया की प्रायोरिटी है। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा बड़े बड़े या बहुत
हाईटेक इंपोर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बजट कट जो है वो दैट इज़ backed by Rawat, Mr. Rawat. Instead of import, Rawat said the military should boost the Make in India initiative by using indigenously developed weapon if even if those met just 70% of the specification of the military ideally required. जो बिपिन रावत साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट को इवन इंडिया को खुद को भी जो मिलिट्री के जो पर्सनल्स हैं उन्हें भी बाहर के इंपोर्ट के जो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वेपन्स हैं उन पे ज़्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए या उनको ज़्यादा प्रोक्योर करने के लिए अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। रादर इंडिया शुड ट्राई टू इंडिजीनियसली डेवलप देयर ओन वेपन, चाहे वो उसकी रिक्वायरमेंट के 70% ही मैच क्यों ना हो। जब भी स्टूडेंट गवर्नमेंट कोई भी मिलिट्री एक्विजिशन करती है, वेपन एक्विजिशन करती है, तो वो अपनी मिलिट्री के से स्पेसिफिकेशन मांगते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, विच टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन यू रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर वेपन, इन दैट particular instrument or that particular import, और उसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो अदर कंट्री से नेगोशिएट करती है कि चाहे वो अगर आप राफेल की बात करें, जो राफेल जो इंडिया ने खरीदा है वो इंडिया के स्पेसिफिकेशन बिल्कुल अलग हैं। अगर राफेल किसी और कंट्री के पास है तो वो उसके मिलिट्री के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होंगे, जो राफेल इंडिया के पास है वो इंडिया के मिलिट्री स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होंगे। तो इस चीज़ को लेते हुए मिस्टर रावत ने कहा है कि इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि वो इंडिजीनियसली डेवलप करे अपने वेपन्स को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, या मिलिट्री जो इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड है, भले ही वो चाहे 70%, चाहे वो थोड़ा सा ही मिलिट्री के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कम हो, लेकिन इससे क्या होगा, जो हमारी इंडिजीनियस कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। गिवन एन अपॉर्चुनिटी ही सेड इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस वुड लर्न टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स इनकॉर्पोरेटिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी, और धीरे धीरे इसी के थ्रू हम अपने जो मिलिट्री है उसको, मिलिट्री जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है उसको डेवलप कर पाएंगे, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स बना पाएंगे और कटिंग एंड टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर पाएंगे। देयर इज़ अ डिसमे एट द सजेशन दैट मिलिट्री हैज़ बीन इम्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स अंडर फॉल्स pretensions and at the extortion to go into the combat with inferior weaponry। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो रावत साहब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि इंडिया जो इंफीरियर वेपनरी के साथ वॉर पर जाती है और इस चीज़ को यूज़ करते हुए आप और से ज़्यादा इक्विपमेंट को इंपोर्ट करने लगे और बजट का एक्सपेंडिचर बढ़ाएं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रादर देन आप ये जो आपके अंदर फॉल्सिफिकेशन है कि इंडिया के पास इंफीरियर वेपनरी है इसलिए इंडिया को इंपोर्ट अच्छा और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट या वेपनरी इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, इस तरह के फॉल्सिफिकेशन से गवर्नमेंट को बचना चाहिए, जिससे कि जो बजट एलोकेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। रावत हैज़ डिपार्टेड फ्रॉम द 2 सेंट्रल टीनेट्स एम्ब्रेस्ड बाय द सक्सेसिव मिलिट्री चीफ्स। It is assumed that if indigenous weaponry were inferior, the government would import what was needed from the global armed market। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो हम बना रहे हैं वो हमारी inferior क्वालिटी की वेपनरी है और या हमारे पास जो वेपनरी है वो inferior क्वालिटी की वेपनरी है जिसको लेकर के हम वॉर पर जा रहे हैं, जिससे कि हमारे जो मिलिट्री पर्सनल है उनकी लाइफ का स्टेक हम लगा रहे हैं। ऐसा इंडिया को नहीं सोचना चाहिए और इंडिया को इस चीज़ से बचना चाहिए कि इस inferior या assumptions को लेकर के, हाइपोथेसिस को लेकर के इंडिया इज़ गोइंग फॉर इम्पोर्टिंग वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट फ्रॉम अदर नेशंस। हम देख लेते हैं आज का अदर आर्टिकल्स। आरोग्य सेतु मे बी मेड मस्ट फॉर फ्लायर्स। जो एविएशन इंडस्ट्री हमारी ओपन होने वाली है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन बोला कि जितने भी जो पैसेंजर्स हैं सबको पहले तो अपने जो बुकिंग करना चाहते हैं उन्हें अपने मोबाइल ऐप में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, और ऐसे पैसेंजर्स जिनका मोबाइल ऐप के थ्रू या आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू जो ग्रीन जोन में नहीं आते हैं या रेड या ऑरेंज जोन में वो बुकिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को ट्रेसिंग करने में या जो कोविड-19 का जो स्प्रेड उसको रोकने में हेल्प मिलेगी। केवल उन्हीं पैसेंजर्स को अलाउ किया जाएगा जिनका आरोग्य सेतु ऐप का जो लोकेशन है वो ये बताएगी कि वो ग्रीन जोन में रिजाइड कर रहे हैं। तो ये भी गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है एविएशन इंडस्ट्री के लिए। जब भी एविएशन इंडस्ट्री चलेगी तो उसमें ये आरोग्य सेतु ऐप का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। एमपी ईजेज लाइसेंस नॉर्म्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लेबर रिफॉर्म्स के तहत एक और चेंज लाया जिसमें उसने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए जो लाइसेंस इशू किया जाता था, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर अपने वर्कर्स को ला करके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क को करना चाहता तो उससे पहले लाइसेंस इशू कराना पड़ता था। तो उस लाइसेंस के नॉर्म्स में एमपी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन किया है जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो ईजिली वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर ला सकते हैं, उन्हें ज़्यादा लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो अपने अकॉर्डिंग काम करा सकते हैं।
स्टूडेंट, इससे बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहा है आज के टाइम पे कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो लेबर लॉज में रिलैक्सेशन ला रही हैं वो कितने एथिकल हैं। तो इस पे कभी और डिस्कस करेंगे जब हमारे पास कम टाइम होगा, न्यूज़ कम होगी, तो हम इस पर डिस्कस कर लेंगे कितना एथिकल है स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो ये लेबर लॉज को रिलैक्सेशन लाना है। अगर हम देखें तो जो हमारे लेबर क्लास है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, स्पेशली माइग्रेंट लेबर जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है पैंडेमिक की वजह से, और उन पर ही एक नया आप प्रेशर डाल रहे हैं बाई रिलैक्सिंग ऑल द लेबर लॉज। सो हाउ मच इट इज़ एथिकल, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। इंडिया चाइना ट्रूप्स फेस ऑफ इन लद्दाख सिक्किम सीवियरली हर्ट। इंडिया का फिर एक फेस ऑफ हुआ है लद्दाख सिक्किम में, इंडिया और चाइना के बीच में। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो कि अभी इंडिया ने अपना जो बेसिकली गिलगिट की रीजन को जो अपने जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में जिसमें मौसम के हाल बताए हैं उसको लेकर के जो क्लैशेस हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसकी वजह से चाइना जो है वो सिक्किम और लद्दाख में नाथुला पास में बेसिकली जो स्टैंड ऑफ हुआ है वो उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो चाइना को प्रोवोक कर रहा है कि चाइना इंडल्ज करे इस बाईलेटरल फाइट में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और चाइना क्यों हो रहा है इंडल्ज? क्योंकि चाइना का CPEC कॉरिडोर वहाँ पर है गिलगिट में। आपको पता होगा ओबोर जो प्रोजेक्ट है चाइना का, उसका एक मेन इंपॉर्टेंट जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो जो जिसमें चाइना ने $90 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, वो उसी रीजन से आता है। इसलिए भी चाइना और ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना ने इंडिया से फेस ऑफ किया है नाथुला पास के रीजन में सिक्किम में। तो इस न्यूज़ को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज की न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? बॉन्ड यील्ड लाइकली टू राइज 20 BPS। तो आप ये इस न्यूज़ को भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। बॉन्ड यील्ड क्या होती है, यील्ड्स क्या होती हैं, इन्वर्टेड यील्ड्स कर क्या होते हैं, कूपन रेट्स क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, ये सब चीज़ें डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आगे आने वाले कॉम्पिटिशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे इज ग्लिट्सी। ग्लिट्सी मतलब जादुई, मैजिकल, चकाचौंध, तड़क भड़क, अति चमकदार होना। दीज ऑल द रेफरेंसेज। इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।